गया स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ फिजिक्स। सही स्टार्ट हो लेने दो यार। है तो स्टार्ट हो गया। सर पोलराइजेशन क्या होता है? सईद का सवाल आते साथ ही सईद सवाल सोच के पता नहीं सईद को रात नींद कैसे आ रही थी। पोलराइजेशन क्या होता है यार? पोलराइजेशन आपने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर पढ़ी हुई है। उसमें जो लास्ट टॉपिक था वो पोलराइजेशन का था। पोलराइजेशन कहते हैं कि पोलराइजेशन खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिनोमेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपने पढ़ी हुई है, अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर अच्छी की हुई है तो उसमें फर्स्ट ईयर में भी ये था और सेकेंड ईयर में भी था। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 के एंड पे था और सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 16 के लास्ट टॉपिक पे था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लो कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही है तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रही होगी, तो दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब पोलराइजेशन में क्या होता है, हम सारे कहाँ गए, चूहा ले गया अहमद, वो चूहा ले गया। हम उसमें ये किया करते हैं पोलराइजेशन में कि जो बहुत सारी डायमेंशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, यानी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में फैल रही है, हर डायरेक्शन में निकल रही है, सारी की सारी डायरेक्शंस को एब्जॉर्ब करके सिर्फ एक डायरेक्शन को अलाउ करें। पॉइंट समझे हो उस्मान? हाँ जी, लिटिल बिट चेंज। पॉइंट समझे हो यार? सही। तो अगर आप इसकी एग्जांपल मैं आपको पोलराइजेशन की दूं, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाना है तो वहां पर डिटेल में बात करूंगा। आर्म लाइट जो है दैट travels in all the directions while polarized light travels only in one direction। इसके बाकी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। पॉइंट समझो यार? तो फिर यार अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा सा जरा व्हाइट बोर्ड साफ कर लिया जाए। अब मोमेंट मुझ नहीं तो कुछ नहीं यार, ऐसे भी सही है यार। वेव को एक डायरेक्शन में चलाना, चलें ऐसे कर लें, वेव को एक डायरेक्शन में चलाना नहीं, बात थोड़ी सी नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल होकर सोचो ना अगर, तो वेव की हर डायरेक्शन के कंपोनेंट को डिसॉल्व करके एब्जॉर्ब करके सिर्फ एक कंपोनेंट को अलाउ करना, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। आपकी बात को थोड़ा टेक्निकल लफ्जों में मैंने बोल दिया, सही ठीक है। बात शुरू करें जी, साथ है मेरे, बताइएगा शुड वी स्टार्ट? अब्दुल महीम अच्छा यार ठीक है भाई, लो भाई फिर आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। बात शुरू करते हैं ऑन वेव्स में हम लोग बात लास्ट टाइम कर चुके थे, रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे, टाइप ऑफ वेव्स पे। इससे एक कदम आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द न्यू थिंग दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। पहले जरा स्पीड ऑफ साउंड पे खाली बात कर लें। आपकी किताब में टॉपिक था स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर, तो हम सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड पे पहले बात करेंगे। जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज फास्टेस्ट देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। एंड पे कॉमन मिस्टेक बच्चे कर दिया करते हैं कि भाई स्पीड ऑफ साउंड फास्टेस्ट किस में होती है, बच्चे गैसेस लिख दिया करते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, फिर लिक्विड्स, फिर गैसेस। अच्छा, फिर उसके बाद मजे की बात यह है कि जो पहले स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था दैट वाज v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर ओ। इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दिस फार्मूला जो कि न्यूटन से पहले दौर में फाइंड किया जा चुका था, इस फार्मूले से सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की जा सकती थी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। वंस अगेन चैप्टर नंबर 17 आपने पहले पढ़ लिया हुआ, चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स सेकेंड ईयर। उसमें ई क्या चीज है, उसमें ई आपने पढ़ा था दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इलास्टिक मॉडुलस। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन बोले तो फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ ओवर चेंज इन ओवर ओरिजिनल लेंथ।
अब ये जो E है दैट इज ओनली फॉर सॉलिड्स, ये सॉलिड्स के लिए होता है, लिक्विड्स और गैसेस के लिए इलास्टिसिटी नहीं होती। सो फॉर लिक्विड्स और गैसेस E की वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, प्योरली इम्पॉसिबल है। लिहाजा लिक्विड्स और गैसेस के लिए स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए कोई नया फार्मूला चाहिए था, कोई नई चीज चाहिए थी। सो लिहाजा चाचा न्यूटन ने क्या करने की कोशिश की, चाचा न्यूटन ने इस फॉर्मूला को जो ऊपर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करने की कोशिश की फॉर लिक्विड्स और गैसेस टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स और गैसेस। सो इस फॉर्मूला में से वो चाहता था कि इस ई को रिप्लेस कर दे किसी दूसरे पैरामीटर के साथ जो लिक्विड्स और गैसेस के लिए अवेलेबल हो, बिकॉज ई तो लिक्विड और गैसेस के लिए अवेलेबल नहीं है। सो उसने कुछ कैलकुलेशंस, कुछ एजम्पशंस की। वो रूम्स की वॉल्स तो सॉलिड हैं मगर साउंड क्यों पास नहीं होती? बड़ा सिंपल सा सवाल है आपका, चलें मैं इसका जवाब देता हूँ दोनों तरह से। अब आपके सवाल के लिए, हमारा जो रूम होता है उसकी वॉल्स के दरमियान कैविटीज, छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं, और बाज़ औक़ात वो होल्स वैक्यूम वाले होते हैं, उनमें एयर नहीं होती, तो दे हेल्ड एज अ इंसुलेटर, वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। दीवार को जब साउंड जाके टकराती है उन होल्स में से पास नहीं कर पाती, लिहाजा रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है। अगर आपने साउंड की प्रोपागेशन थ्रू सॉलिड्स की एग्जांपल देखनी है तो बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। अपने घर में अगर आपके पास कोई बड़ा डेस्क, कोई बड़ी टेबल है, तो टेबल के एक कोने पे जाके अपना कान, बचपन में जिस तरह आप डेस्क के साथ किया करते थे, एक कान वो टेबल के ऊपर रखें और दूसरे कोने पे अपने छोटे बहन भाई को या किसी कज़न को कहें कि वो नॉक करे टेबल पे, तो आपको इतनी फास्टर साउंड, इतनी क्लियर साउंड हवा में से सुनाई नहीं देगी जितनी वो टेबल के थ्रू सुनाई देगी जहां पे आपने कान लगाया हुआ। इसकी और बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल कि कहीं ऑब्वियसली भाई होल्स, कैविटीज़ बहुत बारीक होती हैं, इवन आपके हाथों में भी हैं कैविटीज़, वो कैविटीज़ वेरी स्मॉल, पोरस हैं, बहुत छोटे हैं, होल्स होते हैं ऑब्वियसली। मैं क्या कहने लगा था कि अगर आपने इसकी और एग्जांपल देखनी है कि पटरी पे, अगर आप स्टेशन पे और ट्रेन कहीं कई किलोमीटर पीछे है, ट्रेन की कोई आवाज़ नहीं आ रही, जस्ट पुट योर एयर ऑन द रेल ट्रैक, आपको रेल ट्रैक में से उस ट्रेन की कई किलोमीटर दूर से ट्रैवल करने की, चलने की आवाज़ आ जाएगी जो आपके करीब आ रही है, और आपको हवा में से वो साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी। दैट मीन्स साउंड इज मोर फास्टर इन सॉलिड्स और इवन मोर क्लियर इन सॉलिड्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो न्यूटन ने क्या करने की कोशिश की, इस फॉर्मूला को चेंज करने की कोशिश की फॉर लिक्विड्स और गैसेस। सो लिहाजा यार न्यूटन ने कुछ चीजें अज्यूम की थी, कुछ चीजें फर्ज की थी सॉलिड्स फॉर लिक्विड्स और गैसेस। उसने कहा था कि पहली सबसे चीज जो है ना, न्यूटन ने कहा था जो साउंड है दैट प्रोपागेट्स इन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, साउंड propagate in compression, साउंड कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में चलती है। फिर उसके बाद जो उसकी दूसरी assumption थी वो ये थी कि भाई साउंड की ट्रैवलिंग के अंदर, साउंड के चलने में, साउंड के प्रोपागेट करने में टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। अब भाई चैप्टर नंबर 11 पढ़ चुके हुए हो, फर्स्ट ईयर का सारी बेसिक्स बना रहा हूँ, वहां पे तुम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उस प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। सो उसने कहा कि साउंड प्रोपागेट करती है कंप्रेशन रेयरफैक्शन में, इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लिहाजा साउंड की प्रोपागेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। Now you all know during isothermal process one things happen and that thing is Boyle's law. Boyle's law सबने पढ़ा हुआ है। Boyle's law बचपन में जो केमिस्ट्री वाले नहीं भी हैं उन्होंने भी पढ़ा हुआ है कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में Boyle's law हमेशा ओबे होता है। Now what is Boyle's law? It states that pressure is inversely proportional to the volume. ये हो जाएगा प्रेशर PV is equals to a constant. So ये बात याद रखिएगा, according to the Newton's assumption pressure and volume was a constant. So ये assumptions आपको याद होनी चाहिए, कोई भी assumption किसी MCQ में आ सकती है।
अच्छा, इसके बाद जो चीज है वो ये है कि न्यूटन ने किस तरह से प्रूफ करने की कोशिश की, फाइंड करने की कोशिश की स्पीड ऑफ साउंड बाय अज्यूमिंग दैट स्पीड ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी कांस्टेंट है। इसने जो फॉर्मूला निकाला वो फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू अंडर रूट p ओवर रो। सो p वाज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रो वाज द डेंसिटी ऑफ एयर। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की जाती तो स्पीड ऑफ साउंड निकलती 280 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज नॉट करेक्ट, ये जो कि ठीक नहीं है, जो कि गलत वैल्यू है। अब रूम टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है दैट इज ऑन द रूम टेम्परेचर, जो सही वाली वैल्यू थी एक्सपेरिमेंटल वो थी 333 मीटर्स पर सेकेंड। अब जो सही वाली वैल्यू थी वो ये थी। अब चाचा न्यूटन ने जो वैल्यू निकाली वो 280 मीटर्स पर सेकेंड थी। तो यहां पे एक प्रॉब्लम में बड़ा मशहूर सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन न्यूटन कैलकुलेशन। न्यूटन चाचा की कैलकुलेशन में एरर कितना परसेंट एरर है। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आपको वैसे एफएससी में भी ये करवाया जाता, मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट करके निकाल लिया, दैट इज 15.6% एरर इन द न्यूटन्स कैलकुलेशन। न्यूटन चाचा की कैलकुलेशन में 15.6% तकरीबन एरर था। सो यहां तक तो आपकी न्यूटन्स की असम्पशंस पूरी हो गई। इससे एक कदम आगे चलता हूं, बड़ी सिंपल सी बात थी, क्योंकि एरर बहुत ज्यादा था लिहाजा न्यूटन का प्रोसेस, न्यूटन का प्रोसीजर एक्सेप्टेबल नहीं था। 280 और कहाँ और 333 कहाँ। सो क्या किया गया, लेप्लास ने न्यूटन की गलती को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। सो व्हाट वर द लेप्लास assumptions? लेप्लास ने क्या चीजें अज्यूम की थी? लेप्लास करेक्शन, इसे लेप्लास करेक्शन कह दीजिए या लेप्लास एजम्पशन कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो भाई लेप्लास ने सबसे पहली बात जो कही थी, उसने कहा था कि यार ठीक है, जो साउंड है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, मगर जो अहम बात है वो ये है, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये मेजर फर्क है, ये मेजर फर्क है लेप्लास और न्यूटन की असम्पशन। एक ने कहा था कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और सारी की सारी कैलकुलेशंस मुख्तलिफ कर दी, गलत कर दी, चेंज कर दी। जबकि दूसरी तरफ लेप्लास ने यह कहा कि इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो भाईजान इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो क्योंकि टेम्परेचर अब एडियाबैटिक प्रोसेस आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा हुआ है, अगर भूल गए तो मैंने इसलिए कहा था कि एक दफ़ा पहले ना थोड़ा सा इन दोनों को पढ़ के आइएगा, डिस्कस करके आइएगा। सो अगर तो भूल गए तो नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 जल्दी आएगा, एक दो दिनों में, 2-4 दिनों में चैप्टर नंबर 11 में ये दोबारा करवा भी दूंगा। सो फिलहाल मुझे इससे आगे चलना है, क्योंकि भाईजान यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा यहाँ पे एक और मसला है, यहाँ पे बॉयल्स लॉ भी अप्लाई नहीं हो सकता। बॉयल्स लॉ कहता था पी जो है दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं तो लिहाजा पी भी कांस्टेंट नहीं है। सो फिर लेप्लास को कोई ऐसी चीज तलाश करनी थी किस बेस पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कह रहा था, मैंने बता तो दिया। उसने कहा था यह आइसोथर्मल प्रोसेस है। बेस क्या होती है, अगर आपने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा हो सही तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर तो प्रोसेस स्लो हो तो आइसोथर्मल कहलाता। तो उसने कहा था कि जो साउंड की प्रोपगेशन है, साउंड की ट्रैवलिंग है, वो इतनी फास्ट नहीं है कि एडियाबैटिक हो जाए। फास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक होता है, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा हुआ आपने। उसने कहा था कि स्लो प्रोसेस है, इतना फास्ट नहीं है, स्लो है, लिहाजा ये आइसोथर्मल होगा। इट वॉज हिज एजम्पशन, एजम्पशन बोले तो मफरूजा, उसने फर्ज किया था कि इतना फास्ट नहीं है तो आइसोथर्मल ही होगा। अब क्योंकि इस एजम्पशन की बुनियाद पर उसका जवाब गलत निकला तो लेप्लास ने कहा कि भाई तो फिर ये आइसोथर्मल नहीं है, ये फिर एडियाबैटिक है।
एडियाबैटिक के ऊपर उसने कहा कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, पी वी कांस्टेंट नहीं होगा, तो फिर क्या चीज़ कांस्टेंट होगी? लेप्लास ने एक फैक्टर फाइंड किया। लेप्लास कहता है अगर पी वी कांस्टेंट नहीं है तो पी मल्टीप्लाई बाय वी की पावर गैमा। अच्छा, मेरे कुछ बच्चे इस कदर शहजादे हैं, वो ये समझते हैं कि गैमा सबके ऊपर है। भाई ये वी के ऊपर गैमा, पी के ऊपर नहीं है, ये वी की पावर गैमा। पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गैमा क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस गैमा? तो भाईजान ये गैमा दैट इज द रेशो, विच रेशो? भाईजान ये गैमा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हर गैस के लिए, हर मीडियम के लिए डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आप चैप्टर नंबर अगर 11 में जाके देखें, बल्कि इसी किताब में भी, इसी चैप्टर में भी आपका जो लेप्लास का टॉपिक है उसके आसपास देखें। स्टक हो रहा है बार बार, स्टक नहीं हो रहा यार हमजा। तो उसमें गैमा की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनो बोले तो ऐसी गैस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम हो, एक एटम पे मुश्तमिल गैस, यानी जिसका मॉलिक्यूल एक एटम का बना हो। ऐसा नहीं कि उस पूरी गैस में ही एक एटम है, इसका मतलब है कि एक एटम वाले मॉलिक्यूल की गैस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन में 2 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो ये डाइएटॉमिक गैस है। पॉइंट समझ रहे हैं? हीलियम एक एटम का मॉलिक्यूल है, तो ये मोनोटॉमिक गैस है। इसी तरह पॉलीएटॉमिक गैस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें 3 एटम्स हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये पॉलीएटॉमिक गैस है। तो हर गैस के लिए गैमा की वैल्यू डिफरेंट है, मोनोटॉमिकली डिफरेंट, डाइएटॉमिकली डिफरेंट, ट्राइएटॉमिकली डिफरेंट। So it is the ratio, since it is the ratio, it has got no dimensions. ये सिमिलर क्वांटिटीज की लिहाजा रेशियो है, तो भाईजान इसकी डायमेंशंस नहीं होंगी। उसने कहा था कि भाई पी वी की पावर गैमा विल बी अ कांस्टेंट। इस बुनियाद पे उसने इन कैलकुलेशंस को शुरू किया। आई विल नॉट डू द होल कैलकुलेशन प्रोसेस। वो इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। जो फॉर्मूला पहले न्यूटन ने निकाला था, उसने उस फॉर्मूले में गैमा की एडिशन कर दी। सो दिस फार्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस फार्मूला को यूं भी लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा इनटू द वेलोसिटी ऑफ न्यूटन, क्योंकि बाकी तो सारा कुछ है अंदर वैसे ही। सो भाई अगर मैं इसे इस डब्बे में बंद कर दूं ताकि आपको ये पता रहे कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेप्लास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ओवर न्यूटन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, तो इट विल बिकम अंडर रूट गैमा। ये बात सिर्फ आपको एक MCQ करवाने के लिए करवाई। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको करवाता हूँ ना, उन हर पॉइंट्स को बताने का मकसद ये होता है क्या, चलिए मैं आपकी तरफ मुंह करके ये बात करता हूँ कि शायद थोड़ी सी हया आपको आ जाए, तो ये हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं। वो पॉइंट्स आपको करवाने का मेरा बच्चा मकसद ये होता है कि जितने भी क्वेश्चंस इनमें से बन सकते हैं वो सिंपल नॉलेज के, आप उन्हें खुद कर लें। लेकिन मुझे दुख उस बात पे होता है कि बड़े सिंपल सवाल जो मैंने करवाए होते हैं, उनसे रिलेटेड भी जब सवाल पेपर में बन के आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। जिस तरह आपको याद होगा लास्ट टाइम जब आपका ये हुआ FLP हुआ, उस FLP में भी बहुत सारे सवाल वो फ्री फॉल के थे, वर्टिकल मोशन के थे। मैंने आपको इवन फ्री फॉल में वर्टिकल मोशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस ऑल्टर करके लिखवाई हुई थी, चेंज करके लिखवाई हुई थी, वो लिखवानी थी, और आप इवन वो भी भूल गए थे। वो भी मैंने आपको रिजल्ट देखा था, वो भी बहुत सारे बच्चों ने सिंपल फ्री फॉल के सवाल वो भी गलत किए हुए थे। तो ऐसी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना किया करें, अपने आप को थोड़ा सा फास्ट करें। अब ये FSC नहीं है, हम FSC वाली गलतियां जो वहाँ पे करते थे उन्हें यहाँ पे नहीं करना। अपने आप को खुद सोचने की आदत डालनी है। यही तो अलमी हमारे साथ, मैंने पहले भी जिसके ऊपर जिक्र किया था कि हमें FSC के अंदर जो है ना वो चम्मच से खाना खिलाने की आदत डलवा दी जाती है। ईच एंड एवरीथिंग टीचर करके दे तो हम करेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब वो काम यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पेपर आना है अनसीन। यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस देखी जानी है, टीचर की प्रोग्रेस नहीं देखी जानी। तो लिहाजा ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं, इनको खुद से सॉल्व किया करें। बाज़ औक़ात यही सवाल पूछ लिया जाता है कि जी लेप्लास के वेलोसिटी में और न्यूटन की वेलोसिटी में क्या रेशियो है, तो वो अंडर रूट गैमा की है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूँ, वेलोसिटी फॉर लेप्लास क्या है, अंडर रूट गैमा 1.4 होती है वैल्यू पुट की, न्यूटन की वैल्यू पुट की,
तो जनाब मेरे पास फॉर्मूला आ गया 332 मीटर्स पर सेकेंड एंड दैट इज वेरी मच क्लोज टू द वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर की वेलोसिटी के बहुत करीब है। एरर इज नेग्लिजिबल, एरर नहीं काउंट होगा यहाँ पर। तो दिस इज द करेक्ट अप्रोच, ये करेक्ट अप्रोच है। इसी अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए लेप्लास ने फिर फार्मूले को फाइनल कर दिया कि यही फार्मूला इस्तेमाल होगा किसी भी मीडियम में अदर देन सॉलिड के अलावा किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। 3 चीजें यहां पे आपके साथ डिस्कस करनी है। इफेक्ट, क्या डिस्कस करना है? इफेक्ट्स डिस्कस करने हैं। तो भाई अब आप एफएससी कर चुके हो तो थोड़ी सी बात फास्ट करूंगा। सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ भाई प्रेशर। तो उम्मीद है कि ये पता ही होगा। प्रेशर डज नॉट इफेक्ट, इट डज नॉट इफेक्ट। तो भाई प्रेशर पे वेलोसिटी जो है वो इफेक्ट नहीं करती, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। सो भाईजान दूसरा इफेक्ट है डेंसिटी का। डेंसिटी से क्या रिलेशन है? डेंसिटी का और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है? इफ यू सी दिस फॉर्मूला, अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखें, v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। सो आपको पता चलेगा वेलोसिटी और रो दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ रो, तो ये बात गलत नहीं होगी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी आपको एक नई बात यहाँ से पता चली। नई बात तो नहीं, एफएससी वाली बात है, पता होनी चाहिए पहले कि भाई ज्यादा डेंस गैस में जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो वेलोसिटी है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर फॉर्मूला की समझ नहीं लगी कौन सा यूज करना है, इसलिए रॉन्ग हो जाता है। कहाँ पे वहां क्या समझ लगी, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? न्यूटन का तो फॉर्मूला गलत हो गया ना, न्यूटन का फॉर्मूला तो दुरुस्त नहीं है, इसलिए लिहाजा यू विल नॉट यूज इट अनटिल एंड अनलेस आपको कहा ना जाए कि न्यूटन की वेलोसिटी क्या है। वरना हर बार आप यही लेप्लास के फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यही ठीक था, ये दुरुस्त साबित हो गया, यही अप्लाई होता है आगे, ठीक है। तो आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो भाई ये बात आपको पता चल गई, डेंसिटी का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब बड़ी अहम बात करने लगा हूं। तुम सब लोगों ने चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री पढ़ लिया हुआ, नहीं भी पढ़ा हुआ तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करके मेरी बात का जवाब देना। डेंसिटी किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हम सब ये बात जानते हैं, यहां पे लिखूंगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। और अल्लाह के बंदों ये देखो, डेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। सो गैसेस के केस में कौन सा मास लेते हैं? गैसेस के केस में यू विल टेक द मोलर मास। तो भाई अगला जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज डेंसिटी के बाद मोलर मास, यानी मोलर मास बोले तो मॉलिक्यूलर मास। इन द केस ऑफ गैसेस वो गैस उतनी ज्यादा डेंस होगी जिसका मोलर मास जितना ज्यादा। अगर एग्जांपल दूं सॉलिड्स के लिए तो सही है, सॉलिड्स के लिए तो वही है, सही है जो है, जो ओरिजिनल है, मैंने मिटा दी, जो ओरिजिनल है वो सॉलिड्स के लिए ही है। अब जो लिक्विड और गैसेस के लिए वो ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, मैं मोलर मास का बताने लगा था कि वो गैस उतनी ज्यादा डेंस होगी जिसका मोलर मास जितना ज्यादा। इसकी एग्जांपल बड़ी कॉमन से एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने नाइट्रोजन रखूं, नाइट्रोजन का मोलर मास 28, पता है, इतनी बात पता, 9वीं के बच्चों को भी पता होती है। और ऑक्सीजन का मोलर मास दैट इज 32। कौन सी ज्यादा डेंस होगी? ऑक्सीजन ज्यादा डेंस होगी बिकॉज इट्स मोलर मास इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। सो भाई मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है? मोलर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिहाजा मोलर मास भी वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही बात है आपने जहन में रखनी है, यही बात है जो आपकी किताब में एक एग्जाम्पल भी दी हुई थी, आपको याद होगा। इसी बात पे एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, आपको शायद आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। आपको याद होगा इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2 मोलर मास इज 2, ऑक्सीजन मोलर मास इज 32। ऑक्सीजन कितने गुना भारी है? ऑक्सीजन कितने गुना भारी है? 16 गुना भारी है। ये 2 है, ये 32 है। ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। तो भाई ऑक्सीजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होगी बिकॉज ये हल्की है, दिस
बिकॉज हाइड्रोजन इज लेसर, मास कम वेलोसिटी ज्यादा। अब क्योंकि हाइड्रोजन 16 टाइम्स हल्की है, इसमें वेलोसिटी 16 टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए, बट यहाँ पे अंडर रूट भी है। सो अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अभी आपके सामने लिखता हूँ तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर इस फॉर्मूला को लिखना चाहूँ, वी प्रोपोर्शनैलिटी को, आपको वैसे चीजें समझ डायरेक्टली आनी चाहिए, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखा जा सकता है, प्रोपोर्शनैलिटी को क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे ओवर अंडर रूट m। हाइड्रोजन के लिए VH कांस्टेंट ओवर अंडर रूट m इंटू एच, और ऑक्सीजन के लिए कांस्टेंट अंडर रूट m इंटू ओ। दोनों की भाजन रेशियो लेनी है, VH ओवर VO इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आपके सामने एक फॉर्मूला बनाने लगा हूं, फॉर्मूला शॉर्टकट का बनाने लगा हूं, आपने बस उसको ना देख लेना। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कांस्टेंट मोलर अंडर रूट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। कांस्टेंट कांस्टेंट से कटा तो मेरे पास रेशियो क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ओवर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब आपके पास ये एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। हाँ, तो यही तो वहाब, यही तो बात है कि यही तो बात आपने यही तो समझना कि आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं यार, इसी को तो दिमाग का इस्तेमाल कहते हैं। सो आपने ये देखना था कि वेलोसिटी हाइड्रोजन में कितने गुना ज्यादा ऑक्सीजन से। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, नीचे पुट किया 2 कटा 16, 16 का अंडर रूट लिया 4। यही तो आपका पॉइंट था जो आपने किताब में पढ़ा था कि इन हाइड्रोजन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। सो मैं ये फॉर्मूला आपके सामने एक लिख देता हूँ, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब जरा सवाल मैं आपसे कुछ करवाता हूँ, जरा मुख्तलिफ किस्म के। ये आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप इस फॉर्मूले को जहन में रख लें, जहन नशीन कर लें। फॉर्मूला है भाईजान, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1, इनवर्स रिलेशन विद एन अंडर रूट। लो भाई, इसको डब्बे में बंद कर लिया। नाउ यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। अब आपको इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए मेरे चंद एक सवाल के जवाब देने हैं। लो भाई, फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा रहने दो, बातें जरा मिटाता हूं ताकि कुछ सवाल लिख सकते यहाँ पे। लो जी, पहला सवाल आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। 2 सवाल करवाने लगा हूं। पहला सवाल है, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड की क्या रेशियो है? पहला सवाल। हमजा बड़ी जल्दी पूछ रहे हो यार। ऑप्शन ए 3.5, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी अंडर रूट 7, ऑप्शन डी नन। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा सवाल, गैस द गैस, guess the gas in which speed of sound is 1/4 times the speed in helium। प्रैक्टिस करवाने के लिए ये 2 सवाल बेहतरीन है, आसान है, समझने हैं। ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है NH4, ऑप्शन डी है नन। अच्छा, ये जो मैंने दूसरा सवाल लिखवाया, दूसरे सवाल को जरा देखिएगा।
भाईजान वो आपने देखा नहीं, मैंने बताया था कि हर गैस में पॉलीटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस और डाइएटॉमिक गैस के केस में डिफरेंट है। सो फॉर द हमारी वो हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात कर रहे हैं ना, सो हमारी एयर जो है दैट इज डाइएटॉमिक, नॉर्मली डाइएटॉमिक गैस है। हमारी जो एयर है उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी O2, नाइट्रोजन भी O2, तो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ डाइएटॉमिक गैस विच इज ऑलमोस्ट 1.4, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू फॉर डाइएटॉमिक गैस, फॉर डाइएटॉमिक गैस इट इज कांस्टेंट। हमारी एयर जो है वो डाइएटॉमिक लिहाजा हमने 1.4 ली है, ठीक है भाईजान। यहाँ पे दूसरा सवाल जो था कि पहले ऊपर वाला सवाल समझाता हूँ, पहले उसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन? सिंपल था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की स्पीड ऑफ साउंड की रेशियो कैलकुलेट करनी है, जरा कैलकुलेट करके बताएं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आई एम वेटिंग। शाबाश शाबाश, बताइए 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 भाई। 1 to 14, ये 1 to 14, तो 1 to 14 तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ मानद। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन आपके सामने है, यू हैव टू पिक फ्रॉम द राइट ऑप्शन। हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। आपके सवालात का इंतजार कर रहा हूँ, जवाबात का इंतजार कर रहा हूँ। जवाब आएंगे तो फिर मुझे आगे चलना है। बी ऑप्शन 14। उस्मान, तुम्हारी आधी अप्रोच ठीक है। सईद, और अल्लाह दे बंदे हो, फॉर्मूला सामने लिखे आया है। यू हैव टू यूज योर हेड, यू हैव टू यूज योर माइंड, एटलीस्ट थिंक। √7। अच्छा, अहमद 3.5 सी ऑप्शन और √7। अच्छा ठीक है। अब्दुल मोहम्मद भी सी ऑप्शन। ले जी, बस सुनिएगा इसका, पहले सोल्यूशन सुनिएगा, बाकी बातें बाद में करते हैं। बस अब जरा ठहर जाए, इसका सोल्यूशन सुन लीजिएगा। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की बात, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन की बात करनी है तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऊपर आएगा, वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन नीचे आएगा। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन ऊपर आएगा 28, 2 कटा √14। अब भाई √14 क्या होता है? अब आप देखें इसके पास कोई वैल्यू है अंडर की 16 का √4 होता है, तो 14 का 4 से कम होगा। इट इज ऑलमोस्ट 3.5। अहमद, आई लव यू यार, चुम्मी लेने का दिल कर रहा है तुम्हारी। सईद, शाबाश। सईद ने पहले को 4 दफा जवाब गलत दिया है, अब इसको 3.5 याद आया। जा यार, अहमद ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सही दिया, शाबाश। अरमगान शाबाश, आप भी शाबाश, मोमिन भी शाबाश। जाओ सबको फ्लाइंग पप्पी। पॉइंट समझ में है करना कैसे? पॉइंट समझ में है, असल चीज इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज समझ में आई? सो मैं अब आई एम गोइंग टू रिमूव इट, मैं इसको रिमूव करने लगा हूं। नीचे वाला सवाल देखिएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज लिटिल बिट टफर, ये ज्यादा टफ है, ऊपर वाले से ज्यादा टफ है। 2 दफा गलत दिया। हाँ जी, अब बताओ नीचे वाले को सॉल्व करो। सही, 2 दफा तुमने पहला जवाब गलत दिया, इसको कितनी दफा गलत दोगे? बगैर 1 दफा भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। बैटरी लो सची, बैटरी पाओ। अच्छा ओके, अब बच्चों आप लोग ऐसे समझे जैसे आप ब्लैक खेल रहे हैं, नबीना होके लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है आपको मेरी आवाज़ आनी चाहिए। ये सवाल जो है थोड़ा सा, जो नीचे वाला सवाल है ऊपर वाले सवाल से मुख्तलिफ कैसे है? मुख्तलिफ ऐसे है क्योंकि नीचे वाले सवाल में आपको गैस करनी है। ऊपर वाले सवाल में तो आपको गैसेस गिवन थी, आपने मोलर मास की मदद से वेलोसिटी निकालनी थी। अब नीचे वाले सवाल में आपको वेलोसिटी की रेशो गिवन है, मगर गैस करनी है। हाउ यू विल डू इट? अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप कैसे क्या अप्रोच लड़ाएंगे? मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें भी जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो यही वाला करना है, V1/V2 = M2/M1। जैसे मैंने बताया हुआ कि हर सवाल में ट्राई टू फाइंड आउट द कीवर्ड। इसमें कीवर्ड क्या है? रेशो इज द कीवर्ड। 1.4 टाइम्स द स्पीड इन हीलियम। हीलियम की स्पीड का 1.4 टाइम्स है। तो भाईजान हीलियम अच्छा, मजे की बात यह है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो नीचे चीजें लिखी हैं इनके मोलर मास भी तो दें। सो आप क्योंकि ईकेट वाले हैं, बाज़ औक़ात ईकेट वालों से ना
थोड़ी सी अक्ल और थोड़ी सी फुर्ती और चुस्ती एक्सपेक्ट की जाती है। सो बाज़ औक़ात है ना, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सो बाज़ औक़ात ई-कैट के बच्चों को बताया जाता है, रेशो बताई जाती है, और बाज़ औक़ात नहीं बताई जाती। बाज़ औक़ात उनसे पूछ ली जाती है, रेशो कह रहा हूँ, मोलर मास, उनसे डायरेक्टली ऐसी ऑप्शन दे दी जाती है उन्हें मोलर मास नहीं बताए जाते। तो इसमें कीवर्ड ये था 1.4 टाइम्स द स्पीड इन हीलियम। हीलियम आपको पता नोबल गैस है, हीलियम का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ही होगा, दैट इज 4। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है। सब सवाल को सॉल्व करने का तरीका समझाने लगा हूं। तो हीलियम का एटॉमिक मास है 4। अब आगे देखिए, साथ साथ चलिए मेरे। अब आगे क्या होना, 1.4 टाइम्स द स्पीड इन हीलियम। इसी जुमले पे बार बार गौर इसलिए कर रहा हूं। अब सवाल देखिएगा, हीलियम, speed of sound in helium to the speed of sound in x, that is equal to under root molar mass of x over molar mass of helium। ऐसे ही है, सिंपल फॉर्मूला लिखा। अब हीलियम और Vx वो कहते हैं 1/4 टाइम्स द स्पीड इन हीलियम। हीलियम में स्पीड ज्यादा है, तो हीलियम ओवर Vx 4 आ गया, दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4। इस अंडर रूट से जान छुड़वाने के लिए स्क्वायर ले लें, 16 इज इक्वल टू mx ओवर 4। सो mx इज इक्वल टू 64। जो भी गैस होगी उसका मोलर मास तकरीबन 64 होना चाहिए। अब आप लोगों का काम ये है कि अब मुझे इतना सबसे आसान सवाल कर दिया, मुझे बताएं इन तीनों गैसेस में से किसका मोलर मास 64 है। अगर आप गौर करें कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32 प्लस 12 यू विल गेट 44। नाइट्रोजन यहाँ पे 14, हाइड्रोजन 4, 14 जमा 4 18, दोनों फारग हो गई। सल्फर का ऑलमोस्ट 32 और ये भी 32 ऐड किया, ऑलमोस्ट 64 आ गया। सो सल्फर डाइऑक्साइड वाज द करेक्ट चॉइस, इट वाज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट समझे हो? चीज समझ में आई है कि नहीं ये बताओ, कोई नई चीज लर्न की है कि नहीं की, मुझे ये बताओ। असल फायदा या असल मजा तब है कि जब आप चीज जानते हो, ये बड़ी बात नहीं। असल मजे की बात यह कि आप चीज जानते भी हो और उसे अप्लाई करना, लागू करना, इस्तेमाल करना भी जानते हो। मैं एक डिवाइस ले आया बाहर से, बहुत महंगी, बड़ी कमाल की डिवाइस थी, वीडियो बनाने के लिए। कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का कैमरा था, 4 लाख रुपए का कैमरा मैंने खरीदा। अब वो कैमरा तो मैंने खरीद लिया 4 लाख रुपए का, इट इज नॉट अ बिग डील। उसे इस्तेमाल कैसे करना है, उससे अच्छी चीजें बनानी कैसे हैं, रिकॉर्ड कैसे करनी है, ये बड़ी बात है। सो अब कोई फार्मूला आप पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो फार्मूला कोई जाहिल छोटा बच्चा भी रट के याद कर लेगा। शायद ये 3री क्लास के बच्चे को ये फार्मूला याद करो, वो भी याद कर लेगा। तो आप में और एक आम बच्चे में फ़र्क क्या होना चाहिए कि आपको अपना फार्मूला इस्तेमाल करना आता होना चाहिए, आपको अपना नॉलेज अप्लाई करना आता होना चाहिए। सो आगे चलते हैं यार। सो मैंने कितनी चीज़ें बताई, स्पीड ऑफ साउंड कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ साउंड अभी तक 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक आखिरी और चौथी चीज़ है। 3 ये, चौथी चीज़ है स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। यानी स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी गेटिंग टेम्परेचर, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। सो भाई ये तीसरा पॉइंट है, अपनी खोपड़ियों में घुसा ले। अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ऑल्टरनेट करके लिखूं, लाइक रेशो की फॉर्म में लिखूं, तो ये फॉर्मूला फिर से वैसे लिखा जाएगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 ओवर T2, राइट। सो भाईजान इस फॉर्मूला को भी रेशो की शक्ल में लिख लें। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इससे रिलेटेड एक सवाल करवा के क्या रिपीट करूं हमजा, अब तो वो बहुत पीछे निकल गया सवाल, अब वो रिपीट नहीं हो पाएगा। या इसके 2 तरीके हैं, या तो मुझसे इनबॉक्स में पूछ लेना, या ये लेक्चर का ये वाला पॉइंट दोबारा देख लेना। तकरीबन 43-44 मिनट्स के ऊपर ये वाला पॉइंट होगा अगर आप पिछला सवाल कह रहे हैं तो वो उसमें का 5-7 मिनट दोबारा लग जाएंगे उसे रिपीट करने में। अगर उसे रिपीट किया तो फिर मैं अगला टेम्परेचर वाला पॉइंट आज के लेक्चर में कवर नहीं कर पाऊंगा। सो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं।
अरमगान देखें इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, अच्छा सवाल है। ह्यूमिडिटी से क्या होता है? मैं अगर एयर की बात करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। एयर का मोलर मास, यार बड़ा मजे का पॉइंट आपने शेयर कर लिया, इसमें फिर आपकी कॉमन सेंस इन्वॉल्व होती है। एयर का मोलर मास क्या है? एयर में 77% नाइट्रोजन, मोलर मास इज 28, 21, 23% ऑक्सीजन, मोलर मास इज 32। पॉइंट समझ रहे हो? सो एवरेज एटॉमिक मास लेके देखना अर्थ का, एटमॉस्फेयर का क्या आता है। एक 28 है और एक तकरीबन 32 है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी बोले तो वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, हवा में जब वाटर वेपर्स आ जाए उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी वाटर वेपर्स का नाम है। वाटर वेपर्स का मोलर मास क्या? 18। और भाई जब हवा में वाटर वेपर्स आ जाएंगे, यानी कि हवा में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कम होगी, वाटर वेपर्स की एडिशन होगी, वाटर वेपर्स का मोलर मास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कम है। जब कम है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगी। सो ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब है मोलर मास कम हो रहा है। जब मोलर मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती चली जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। पॉइंट समझ में आया अरमगान? अरमगान बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? जब तक आप ये बताते हो पॉइंट समझ में आया, तब तक मैं जरा एक सवाल लिख लूं। एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बिकम द डबल? एट व्हाट टेम्परेचर द velocity of sound will become the double as compared to 10 degree centigrade? अरमगान शरादा समझ में आ गए, शाबाश। ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री। आहा, बी किधर चला गया? बी खा गए हो तुम। सुन रहा था। सी है जी 1132 केल्विन। डी है जी नॉन। लो भाई जवाब दो। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को उसका जवाब याद भी होना चाहिए। जी जी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आंसर दें फिर आगे बढ़े हम, ताकि चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि भाई 10 का डबल है तो फिर 20 ही होगा टेम्परेचर, 20 पे 10 की वेलोसिटी डबल हो जाएगी। मगर याद रखिएगा ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा है, इट इज ओनली वैलिड फॉर केल्विन टेम्परेचर। ये वाला फार्मूला जो है सिर्फ और सिर्फ भाईजान केल्विन टेम्परेचर के लिए वैलिड है और किसी टेम्परेचर के लिए वैलिड नहीं है। केल्विन टेम्परेचर पे ये वाला फार्मूला सिर्फ लागू होता है। तो भाई आपको पहले तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करके इस फार्मूले में हिजबुल्ला, आई लव योर नेम यार, वाई आई डू नॉट नो। अब भी ऑल दो कि आपको नाम बहुत प्यारा, लेकिन आपने ऑप्शन गलत बताई है, लेकिन फिर भी जरा देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कन्वर्ट दैट 10 इनटू द केल्विन। इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, पुट द वैल्यूज राइट हियर इन दिस फार्मूला। भाईजान वेलोसिटी विल बिकम डबल, तो v1 ओवर v2 विल बिकम 2, डबल हो गई ना। अंडर रूट भाईजान यहाँ पे t1 आपको कैलकुलेट करना है, और 10 जो है दैट इज इन केल्विन, वो केल्विन क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 283। अब आपने अंडर रूट से जान छुड़वानी है तो 2 इज इक्वल्स टू 4, अंडर रूट से जान छुड़वानी है तो ये 4 हो गया, t1 ओवर 283। इसको जाके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 283 यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1132 केल्विन, राइट। पॉइंट समझ में आया? बताओ यार, चीज सीखी कि नहीं सीखी? पॉइंट समझ में आया तो बताओ, फिर आगे चलेंगे। एक आखिरी बात करनी है आज की, फिर आज का लेक्चर इंशाल्लाह खत्म। आज के लेक्चर में एक आखिरी बात और करनी है बस। इफ्जा सी, शाबाश। इफ्जा बेटी आप बहुत कम सवाल पूछती हैं, आपके जिन में अगर सवाल आया करें तो पूछा करें। अरबाज
आप भी बहुत बहुत कम सवालात पूछते हैं। अबू बकर भी कभी कभार कमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे उस्मान भी आजकल जो है ना डिले हुए। सर दो कैसे आया, समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ अफान, अभी समझाता हूँ सही। आपकी बात का तीनों, आप तीनों की बात का जवाब देता हूँ अभी। बोला फजर, फजर भी कोई कमेंट नहीं करती। उस्मान और मोमिन, यार आप लोग बहुत ढीले हो गए। मोहम्मद, मोमिन और मोमिन, तुम लोग भी यार दोनों ढीले हो गए हो। अच्छा पहले अफान की बात का जवाब देते हैं। देखें अफान, यहाँ पे वो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बिकम डबल एज कंपेयर टू 10 डिग्री सी। चले मैं समझाता हूँ। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब आपके टू को मैंने समझाना, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि वो कह रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेलोसिटी है उसका डबल कब होगी। तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डबल होने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सो मैं ये लिख सकता हूं, वेलोसिटी एट हाई टेम्परेचर ओवर वेलोसिटी बाय 10 एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो है और नीचे टी लिख देता हूं, और टेम्परेचर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला बन गया। तो भाई वी टी ओवर वी नोट उसने कह दिया डबल है, ऑलरेडी 2 टाइम्स है। वेलोसिटी एट हाई टेम्परेचर इज डबल द वेलोसिटी 10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे बाकी एज इट इज कैलकुलेशन चलती रहेगी। अब समझ में आ गया अफान, आपको पॉइंट समझ में आ गया? तो उम्मीद है पॉइंट समझ। अफान आप जवाब जरूर दीजिएगा अगर पॉइंट समझ में आ तो। फिर उसके बाद सईद ने कहा न्यूटन को प्रोपगेशन ऑफ साउंड स्लो प्रोसेस कैसे लगा। चले मैं हमको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन आमतौर पर मैं अपनी जनरल क्लास में, नॉर्मल क्लास में, रूटीन क्लास में दिया करता हूँ कि उसकी आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों लगा। इसकी बड़ी आसान स्लो प्रोसेस क्यों लगा। स्लो बोली तो आइसोथर्मल ना, उसे क्यों लगा समझाता हूँ। उसने बड़ी कॉमन एग्जाम्पल देखी, आप भी करके देखिएगा। जस्ट पुट अ हैंड वेरी क्लोज टू योर माउथ और वेरी क्लोज टू अ स्पीकर। आपकी माउथ की बजाय आप किसी स्पीकर के बहुत करीब हाथ रखिए एंड टर्न द सॉन्ग ऑन द स्पीकर। क्या आपको अपने हाथ पे कोई हीट महसूस होगी? नहीं। उसने कहा कि यार हाथ को तो कोई टेम्परेचर का चेंज फील ही नहीं हो रहा, ना हाई ना लो। तो हो सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो। सो आइसोथर्मल प्रोसेस इज स्लो देन एडियाबैटिक। उसने वहां से ज्यूम किया कि भाई क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इट माइट बी लो। मैंने मुंह के आगे हाथ इसलिए नहीं कहा कि अगर आप मुंह के आगे हाथ रख के बोलेंगे तो आपको हीट महसूस होगी, बिकॉज दैट हीट इज फ्रॉम इनसाइड योर स्टमक। वो आपके स्टमक की हीट। तो अगर आप whenever you put a hand near your speaker, whenever you put a hand near your some highly loud sound, you will not feel any change in temperature on your hand। तो आपका भी यही पॉइंट होगा कि भाई साउंड की प्रोपगेशन सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। तो वहां से आप ये कह सकते हैं कि साउंड की प्रोपगेशन आइसोथर्मल है। मगर चेंज इन टेम्परेचर होता है, इतना माइनर होता है कि हमारा हाथ जज नहीं कर पाता, मगर चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो लेप्लास ने एक जुआ खेला। लेप्लास ने अज्यूम कर लिया कि यार, उसने न्यूटन ने अज्यूम किया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसकी कैलकुलेशन खराब हो गई, जवाब गलत आ गया। तो मैं अज्यूम करके देखता हूँ ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो जवाब क्या आता है, उसने ये अज्यूम किया, जवाब सही आ गया। तो लेप्लास से हमें दो चीजें पता चली थी। एक तो हमें ये भी पता चला था कि वाकई साउंड प्रोपगेशन एडियाबैटिक ही होती है, और दूसरा लेप्लास से हमें करेक्ट फार्मूला पता चला था किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का। अच्छा जी, ये पॉइंट, ये सवाल भी हो गया। एक आखिरी सवाल आज के दिन के लिए। मैंने वो फॉर्मूला पता नहीं क्यों मिटा दी, दोबारा लिख दूंगा। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, मैंने जज्बाती होकर ऐसे मिटा दिया। V1 ओवर V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 ओवर T2। हाँ जी भाईजान, अब जरा तवज्जा फिर से चाहिए। सवाल है आपके सामने। बड़ा ही मजे का सवाल। इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड in air per
डिग्री सेंटीग्रेड increase in temperature? Option A 1 meter per second, option B 2 meters per second, option C 61 centimeters per second, option C 60 meters per second. हाँ जी, इसका जवाब दें फिर आगे चलेंगे. बच्चों जवाब दे दो. आज का आखिरी सवाल, फिर उसके बाद फिनिश. आज कोई क्लास टेस्ट नहीं है आपका, क्योंकि आज आपका FLP है. मैंने आज कोई टेस्ट नहीं रखा. अभी बस इजी हो गया, उसके बाद आराम से बैठिएगा और अपने टेस्ट की तैयारी कीजिएगा. FLP के प्रॉबेबली 6 बजे होगा. सी, शाबाश अरमगान, सही. और बाकी भी आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था छोटे होते, VT, तवज्जो के साथ सुनिएगा फार्मूला. VT, velocity of sound at some high temperature is also equal to velocity at 0 degree centigrade plus 0.6 delta T. भाईजान ये फार्मूला क्या जाहिर कर, 0.61 डेल्टा टी, ये फार्मूला क्या जाहिर करता है? इस फार्मूले को तो पहले डब्बे में बंद करें ना, ये भागना ना जाए कहीं. हमारे दिमाग से भी फटाफट भाग जाता है, वाइट बोर्ड से बिना कहीं भाग जाए. तो भाई इस फार्मूले से क्या चीज़ जाहिर होती है? ये फार्मूला कहता है किसी भी हाई टेम्परेचर पे वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.61 इनटू द चेंज इन टेम्परेचर. तो हमने कहा है द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पर डिग्री C. 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज से वेलोसिटी में क्या इंक्रीज आता है? तो भाई जरा देखिएगा क्या इंक्रीज आता है. वेलोसिटी हाई टेम्परेचर विल बिकम V0 प्लस 0.61 इंटू 1. तो क्या चेंज आया? V0 प्लस 0.61. वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 0.61. दो चीज़ें ऐड हो रही हूँ, तो मैंने कहा था ऐड होने वाली चीज़ों की जो है वो डायमेंशन सेम होती है, यानी कि 0.61 मीटर्स पर सेकेंड. 1 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में 0.61 मीटर्स पर सेकेंड का इंक्रीज आता है. बट देयर इज नो ऑप्शन लाइक दिस. इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें 61 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन C. हाँ भाई, पॉइंट समझ में आया वहाब? यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन से, यही तो बात है, यही तो हुनर है. देखिए आपने पहले फार्मूला कोई और लगाया, आपने फार्मूला पहले ये लगा दिया. मैंने बताया था कि ये वाला फार्मूला डिग्री सेंटीग्रेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है. आपने फिर वो फार्मूला लगाया, लेकिन अब आपको समझ में आ गई कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फार्मूला नहीं लगना. हालांकि मैंने बात लिखी थी ओनली फॉर केल्विन टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये वाला फार्मूला वैलिड है. ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक इनफ है आज. ले जी, यहाँ तक चीज़ें काफ़ी हो गई. अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. होप सो यू हैव लर्न सम न्यू थिंग्स. होप सो, उम्मीद है मुझे कि आपने इस लेक्चर में कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी. इस लेक्चर ने आपके इल्म में कोई इजाफा ज़रूर किया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपने नहीं सीखी होंगी वो टिल डेट टिल योर ECAT दे विल रिमेन, दे विल स्टे इन योर हेड. फिर ही उनका आपको फ़ायदा होगा. नहीं जी बच्चों, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.